आज आप सभी लोग जो देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर है 5 नवंबर 2020 का। अभी तक हम सभी लोगों ने 2021 दिसंबर का पेपर सॉल्व कर लिया और 2022 का पेपर भी सॉल्व हो गया है, 2023 का पेपर, 2024 का पेपर और एक पेपर हुआ था 8 जनवरी 2025 को। ठीक है, ये पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। 2023 में आप 3 पेपर बेसिकली देखने को मिला, 3 बार हुआ था, है ना। वहीं 2024 में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें भी 3 पेपर ही हुआ था, लेकिन एक पेपर पोस्टपोन हो गया था, यानी दोबारा से करवाया गया था लीक होने की वजह से। ठीक है, बाकी जो है एक पेपर है। तो 22 में भी 2 पेपर हुए थे, 21 में एक पेपर हुआ और 2020 का जो पेपर भी एक बार ही हुआ है। ठीक है, तो ये जो 5 नवंबर 2020 की बात मैं कर रहा हूँ, आज इसी पर हम लोग सॉल्व करेंगे और टोटल फैक्ट पर आधारित है। ये पेपर जो आया था फैक्ट पर आधारित था, है ना। लगभग 80% सवाल फैक्ट पर आधारित है। ठीक है, मेडिकल सोशल वर्क के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, डीएसएसबी के लिए, साथ ही साथ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए भी। और यूजीसी नेट का पेपर 26 जून को तो है ही है, मॉर्निंग शिफ्ट में, वहाँ पर भी ये आप लोगों को काफ़ी मददगार साबित होगा। तो ये पार्ट फर्स्ट है, आज हम लोग पार्ट फर्स्ट पर बात करेंगे। और पहला सवाल कहता है कि महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। ये सवाल है आपके सामने, 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, एक बार जवाब बताएं फिर मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। प्लीज़। नानाजी देशमुख। बिल्कुल सही जवाब, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से नानाजी देशमुख, इनका एक दूसरा नाम है संपूर्णानंद जी, इनको संपूर्णानंद से भी नाम से संबोधित किया जाता है, जाना जाता है, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक के नाम अगर पूछा जाता है तो नानाजी देशमुख का नाम आता है, और स्थापना का अगर वर्ष पूछा जाता है तो सन 1991 का वर्ष आता है। स्थान ये कहाँ पर है? चित्रकूट, सतना जिला में, एमपी यानी मध्य प्रदेश में है ये। खासकर इसकी जो विशेषता ये रही कि यह भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय है ना, भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय है, यानी ग्रामोदय विश्वविद्यालय पहला। ठीक है, जो महात्मा गांधी के ग्रामीण विकास के विचारों पर आधारित था। इसलिए इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, ना कि फर्स्ट होगा, यानी महात्मा गांधी। तो ये विकल्प आपके लिए गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी जी का नाम जैसे चंपारण सत्याग्रह हो गया 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह हो गया 1917 में, अहमदाबाद, आप सभी लोगों ने मिल मजदूर का नाम सुना होगा, एक आंदोलन हुआ था 1918 में, खिलाफत आंदोलन 1920 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से नाम से आप सभी लोग जानते भी हैं सन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन जैसा कोटेशंस भी आप लोग जानते हैं सन 1942 में, वहाँ पर इनका नाम देखने को मिलता है। साथ ही साथ सोशल वर्क विथ सोशल एक्शन की प्रक्रिया में भी नाम इनका देखने को मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप सभी लोगों को ध्यान में रखना होगा। लेकिन जो विकल्प नंबर 2 है, 12 फरवरी 1991 में जो है चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, एमपी की सरकार और केंद्र सरकार, आप ऐसा भारत सरकार मिलकर बेसिकली इस पर अपना एक अहम रोल अदा किया था। ठीक है, स्त्री शिक्षा को मजबूत करना ज्योतिबा फूले के सहयोग से एक महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली थी पुणे में 1848 में। ठीक है, और पहला इन्होंने बालिका विद्यालय ओपन किया था, तो वहाँ पे सावित्रीबाई फूले का नाम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रख सकते हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में हालांकि पेपर ऑप्शन में तो आता है, लेकिन ये बेसिकली नाम उतना करेक्ट के रूप में नहीं गया है अभी तक यूजीसी नेट में। ठीक है, फिर भी आप याद रखें, महात्मा गांधी जी से पहली बार इन्होंने 1916 में मिले थे। किसान मार्च एक आयोजन किया था सन 1920 में। भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रह चुके हैं सन 1923 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ठीक है, भारत रत्न से इनको नवाजा गया है 1955 में, और प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, 1947 में।
तो ये नाम देखने को मिलता है, लेकिन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। यूजीसी नेट सोशल वर्क में इनका नाम बेसिकली अभी तक सही के रूप में नहीं आया कोई भी सवाल। सही जवाब यहाँ पे महात्मा गांधी जी का नाम जरूर याद रखेंगे, और सावित्रीबाई फूले का नाम, और नानाजी देशमुख का नाम। और इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो एक प्रश्न के पीछे मैंने जो भी 2-4 फैक्ट आपको बताए हैं वो फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा। मैंने आप लोगों से बता दिया शुरुआत में ही कि 2020 का पेपर हुआ, लगभग 80% फैक्ट पर आधारित था ये सवाल, यानी उस सोशल वर्क का क्वेश्चन पेपर, इसलिए ध्यान से देखते चलिएगा। दूसरा सवाल कहता है हमारे ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड के नियमित विकास एजेंडा की समय सीमा क्या नियत की गई। ये तो बड़ा आसान सवाल है और जवाब भी आपको पता होगा, एक बार बताएं। 2030। और भी कोई बच्चा है जो अपना राय व्यक्त करना चाहते हो या बताना चाहते हो इस प्रश्न का जवाब भाई क्या होना चाहिए? 2030। अच्छा, देखिए यहाँ यदि मैं आप लोगों से कहूँ ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, 2030 का ऑप्शन। ठीक है, हमारे विश्व की जो है रूपांतरित करना 2030 के लिए सतत विकास एजेंडा की एक समय सीमा वर्ष 2030 तक निर्धारित की गई है, जैसा कि आप सभी लोगों को ये चीज़ें पता है। कुछ प्रमुख तथ्य मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे यह एजेंडा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 25 सितंबर 2015 को स्वीकार किया गया था, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। और इसके अंतर्गत लगभग 17 यानी 17 सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जिक्र किए गए। कभी कभी उपलक्ष्यों की बात कर लेता है, ठीक है, एसोसिएटेड टारगेट की बात कभी कभी कर लेता है। तो 169 बेसिकली उपलक्ष्यों को शामिल किया गया इसमें, मतलब जो लक्ष्य हैं, जो 17 गोल्स हैं, उन गोल्स के भी सब लक्ष्य हैं या सब सेक्शंस हैं या छोटे छोटे भाग हैं, तो उसको आप कह सकते हैं कि 169 दर्शाए गए हैं। इसका रोल जो है एक वैश्विक, जैसे गरीबी समाप्त करना, असमानताओं को समाप्त करना, पर्यावरण संरक्षण की बात करना, यानी सतत विकास को बढ़ावा देना है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ कि इसमें 1 से लेके 10 तक के जो गोल्स हैं उसको आप लोग रट लीजिएगा या उसे दिमाग में डाल लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में सवाल आजकल खूब पूछे जा रहे हैं न्यू ट्रेंड में। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, 1 से लेके 10 तक के लक्ष्य आपको क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे, याद करना है आपको। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए ये भी सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, तीसरा वाला भी, और भली भांति तरीके से आप लोग इस सवाल से रूबरू भी होंगे। किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता की चर्चा की गई है? ये 17। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ आपने जो विकल्प का चुनाव किया है, ये सही विकल्प का चुनाव किया है आप लोगों ने, कि इसमें कुल टोटल बेसिकली अगर हम बात करते हैं आर्टिकल में याद करने की, आपको सारे आर्टिकल्स याद करने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अगर इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल है डीपीएसपी का, आप याद करें, सबसे बढ़िया है। और एक फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जो आर्टिकल्स आते हैं वो याद करें। और बीच बीच में मैंने आईएमपी के रूप में कुछ चीज़ें नोट करवाया है, उसको तो आप ध्यान में रखिएगा। सारे आर्टिकल नोट जो है आपको ध्यान में नहीं रखना है। अब देखिए, अस्पृश्यता की चर्चा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है, ये बात आप भलीभांति तरीके से जानते हैं और आपने विकल्प भी सही चुना है। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण करना बेसिकली दंडनीय अपराध होगा, इस तरीके की बात बताई गई है। यह अनुच्छेद सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों की रक्षा करता है और भारत में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने का एक संवैधानिक आधार प्रदान करता है। यह आर्टिकल नंबर अगर हम बात करते हैं 17 के बारे में, तो वहाँ ये जिक्र किया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 के बारे में, तो भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है
जो बेसिकली ये बताता है कि यह कानून के समक्ष समानता को लेकर, यानी कानून के समान संरक्षण के अधिकार को लेकर बात करता है। भेदभाव के विरुद्ध और सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्रदान करना चाहता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, जेंडर या वर्ग से। तो उस प्रक्रिया में यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलता है समानता का अधिकार। ठीक है, ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये फंडामेंटल राइट के बारे में जो है आर्टिकल्स दिए गए हैं। ठीक है, 14, 15, 16। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे इसके संदर्भ में। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 15 के बारे में, तो आर्टिकल 15 भी उसके कई सब सेक्शंस है, यानी कई भाग है, परंतु ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। भेदभाव का निषेध बताता है ये आर्टिकल 15, जिसे राज्य द्वारा जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ, ठीक है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसमें ना 4 भाग बताए गए। आर्टिकल अगर हम 15 की बात करते हैं तो इस 15 के 4 भाग हैं। ठीक है, जैसे 15 का एक फर्स्ट आता है, दूसरा 15 का सेकंड आता है, तीसरा 15 का थर्ड आता है, चौथा 15 का फोर्थ आता है। अब यूजीसी नेट इस तरीके के सवाल नहीं पूछता है, खासकर 2025 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब जो है सब सेक्शन के रूप में आता है, कभी 16 का 4 दे देगा, 15 का 3 दे देगा, 15 का 4 दे देगा, ऐसे उसके सब सेक्शन पर भी बात करता है। तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। जो 15 का 1 है, अगर आप उसे चाहें नोट करना तो कीवर्ड के रूप में नोट कर सकते हैं। देखिए, धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये बात हम सबको याद है। तो आप सीधा सीधा उससे कहिए कि 15 का 1 है। ठीक है, वो 15 का 1 उसमें लगाइए। दूसरे पार्ट में जब आपको लिखा हुआ मिले होटल का नाम, जब आपको लिखा हुआ मिले दुकान का नाम, जब आपको लिखा हुआ मिले रेस्टोरेंट का नाम, जब आपको लिखा हुआ मिले कुएं या कुआं, जब लिखा हुआ आपको मिले नल, जब लिखा हुआ आपको कहीं पर मिले सड़क, ऐसे कोई शब्द, ठीक है, किसी भी नागरिक को दुकान, होटल, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, सार्वजनिक जल स्रोत, कुआं, नल, सड़क आदि में प्रवेश या उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता है, वो होता है 15 का 2। तो ये तरीका है याद करने का कि अगर जैसे सिंपल बात है भाई, जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ, तो 15 का 1 कह दीजिएगा। लेकिन दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, कुआं, नल, सड़क, इस तरीके की बात आती है तो आप उसे 2 कह दीजिएगा। तीसरा देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में कई बार रिपीट भी हो चुका है। 15 का 3, 15 का 3 में क्या आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह महिला प्लस में बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। बस इतनी बात, महिला प्लस जो बच्चे होते हैं उनके लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। ये बात आपको 15 के 3 में याद रखना है। 15 का 1 4 भी होता है। 15 के 4 में आप कैसे याद रखेंगे? देखो, 15 का 4 और 15 के 5, ठीक है, जो बेसिकली दर्शाता है कि राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को लेकर। तो जब मैंने कहा कि राज्य के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को लेकर, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि भाई ओबीसी को लेकर, पिछड़े वर्गों को लेकर। तो उस प्रक्रिया में आप यहाँ पे संरक्षण की बात करेंगे तो आप कह दीजिएगा कि 15 का ये 4 है। कभी कभी इसमें इंक्लूड होके 15 का 5 भी आ जाता है। अच्छा, 15 के 5 में क्या चीज़ें दर्शाई गई हैं? जैसे एससी आप याद रखिए, क्योंकि ओबीसी तो 15 के 4 में आ गया। फिर आप एसटी याद रख लीजिए, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण और विशेष प्रावधान बनाने की जो अनुमति दी गई वो 15 के 5 में दी गई। तो ये तरीका है याद करने का अगर 15 को, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है, इसलिए आप इसको जरूर याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक अनुच्छेद आता है 51, और ये बात आप भलीभांति तरीके से 51 के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के संदर्भ में ये आर्टिकल है 51, है ना। मैं 51 के का की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी 51 का ए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 51 तो केवल। तो 51 में राज्य के द्वारा ये प्रयास किया गया कि डीपीएसपी का ये हिस्सा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का 51। तो इसमें राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात हुई है। न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने की बात कही गई है 51 में।
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद होते हैं उन विवादों को सुलझाने की बात इस 51 में दर्शाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति सम्मान रखने की बात इस 51 में कहा गया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना में योगदान देने की बात 51 में कहा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो हम लोगों ने देखा समानता का अधिकार 14 में, भेदभाव का निषेध हमने देखा 15 में, अस्पृश्यता का उन्मूलन हमने देखा 17 में, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना हमने देखा 51 में। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, सवाल इजी है, याद आप सभी चीज़ों को, लेकिन मैं आपको ये सारी चीज़ें बोलकर आपके एक्टिव कर रहा हूँ आपको, ताकि उस चीज़ों से रूबरू हो जाए। बस जानते हैं आप सब कुछ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सामुदायिक संगठन में अधिकार चेतन उपागम का अर्थ क्या है? यह आपके सामने 4 विकल्प है, फिर भी मैं आप लोगों से एक बार राय जानना चाहूँगा, फिर मैं जवाब बताता हूँ। थर्ड है, बड़े स्तर पर उसमें करना। तेज बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 15 सर बड़े स्तर पर व्यक्तियों को संगठित तीसरा है करना। सर। सर ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 कह रहे हैं और कुछ बच्चे ऑप्शन थर्ड। ओके चलो, सर ऑप्शन 3। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनिए। सामुदायिक संगठन में अधिकार चेतन उपागम का अर्थ, ये बात सही है, एक अप्रोच या आप कह सकते हैं मॉडल के रूप में जाना जाता है अधिकार चेतन। कभी कभी इसे आप जागरूकता की चेतना भी कह सकते हो, अधिकार चेतना शब्द को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो राइट बेस्ड अप्रोच होता है ये जो अधिकार चेतन होता है, इसको आप दूसरे लाइन में कह दीजिए कि अधिकार बेस्ड अप्रोच। ठीक है, ऐसे बेसिकली समुदाय के लोगों में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की बात करता है इस क्रिया में, ताकि अपने अधिकारों की मांग कर सके, संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का उपयोग कर सके, सशक्त होकर सामाजिक परिवर्तन वो ला सके। और ये बात सत्य भी है। उस आधार पे अगर बात करते हैं हम लोग, तो प्रथा यहाँ पर जो विकल्प है वो गलत है। सेवा प्रदान करना भी गलत हो जाएगा, शोध के लिए समुदाय को समझना भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। बड़े स्तर पर व्यक्तियों को संगठित करने की बात कही जाती है। तो देखो, मैंने आपको पहले बता रखा, जैसे एक माइक्रो होता है, माइक्रो वर्क होता है, माइक्रो सोशल वर्क होता है, जहाँ बेसिकली केस वर्क को रिलेट कराया जाता है। ठीक है, एक मीज़ो शब्द दर्शाया गया है, जहाँ आप कह सकते हैं ग्रुप वर्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक जो कम्युनिटी वर्क होता है वो आप ध्यान रखेंगे माइक्रो को रिलेट कराता है, और इस प्रतिक्रिया में बृहद वर्क कहा जाता है एक प्रकार से। इसे बृहद मीन्स बड़े स्तर पर आप कह सकते हो, क्योंकि अधिकार चेतन उपागम के कुछ एलिमेंट हैं। वो एलिमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक तो अधिकारों की जानकारी देना, पहला तत्व यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट बन सकता है सवाल कि सामुदायिक संगठन में अधिकार चेतन उपागम के प्रमुख तत्व निम्न में हैं। ठीक है, तो आपको कूट मिलेगा ABCDE करके, तो उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो पहला एक आएगा आपके सामने, अगर आता है इन केस तो वो रहेगा अधिकारों की जानकारी देना, अधिकारों की जानकारी देना। ठीक है, ये होगा। दूसरा अगर बात करते हैं तो वो होगा सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब एम्पावरमेंट होता है। और तीसरा आएगा तो भागीदारी यानी पार्टिसिपेट आएगा। और चौथा अगर आता है तो जवाबदेही आएगा, जवाबदेही आएगा। और पांचवा आता है तो आएगा समानता और न्याय आएगा। इस 4-5 शब्द हैं और मैं चाहूँगा इसको आप याद रखिएगा। देखो, अधिकारों की जानकारी का मतलब है जैसे शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य, भूमि, श्रम, महिला, बाल अधिकार इत्यादि के बारे में जानकारी होना। सशक्तिकरण का मतलब ये हुआ कि समुदाय को इतना सक्षम बना देना कि वो खुद अपनी आवाज़ उठा सके, है ना, इसलिए सशक्तिकरण हो सकता है। भागीदारी मतलब समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करना ताकि निर्णय लेने में उनकी भूमिका हो सके, इसलिए वो भागीदारी को भी शामिल किया जाता है। जवाबदेही मतलब समुदाय में सरकार और संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराने के परिप्रेक्ष्य में जवाबदेही का पार्ट जो है देखने को मिलेगा। समानता और न्याय को लेकर देखिए, जैसे मैं कहा कि भाई जो समस्या ग्रसित समुदाय के अंतर्गत जो समूह है, जो लोग हैं, है ना, उन वर्गों को या उन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना समानता और न्याय शब्द को संबोधित करेगा। ठीक है, तो अधिकार चेतन का उपागम का अगर पेपर में सीधा अर्थ पूछा जाए तो सीधा अर्थ जानते क्या होता है? वो होता है कि समुदाय को सामाजिक, आर्थिक, कानूनी,
अधिकारों के प्रति जागरूक करके उन्हें न्याय और समानता की दिशा में सक्रिय बनाना होता है। इसका सिंपल अर्थ यही होता है। लेकिन यूजीसी है तो उसने दूसरे तरीके से पूछ लिया कि बड़े स्तर पर व्यक्तियों को संगठित करना। तो बड़े स्तर का मतलब यहाँ पर शामिल ऑलरेडी कर दिया, सामाजिक शब्द, आर्थिक शब्द और कानूनी शब्द। ठीक है, इनके प्रति बेसिकली जागरूकता करके उन्हें न्याय और समानता की दिशा में क्या कर रहा है, संगठित कर रहा है या सक्रिय कर रहा है। उस प्रक्रिया में यह ऑप्शन नंबर जो है तीसरा सही हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे प्रश्न के कई प्रारूप बन सकते हैं, है ना। सभी प्रारूपों को जान लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन बातों को भी जरूर ध्यान रखिएगा। सामाजिक, आर्थिक, कानूनी प्रावधानों के ही आधार पर ये बड़े स्तर पर व्यक्तियों को संगठित करने की बात कही जा रही है। ठीक है, 1 मिनट होल्ड रखिएगा थोड़ा सा। हाँ हेलो, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही विकल्प क्या होना चाहिए बता दीजिए एक बार। ऑप्शन नंबर 3। अरे बोला Yes, तो यार। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर, है ना। अच्छा सवाल है सभी के सभी। ठीक है, देखिए फिर फैक्ट, मतलब फैक्ट तो 80%, इसका मतलब बहुत सारे सवाल मिलेंगे। तो मुक्त सहचर्य निम्नलिखित में से किसकी तकनीक है, ये जवाब आपको बताना है। प्लीज राय व्यक्त करें। जवाब बताएं। सर सेवार्थी केंद्रित उपचार। सेवार्थी केंद्रित उपचार बता रहे हैं। देखो सर मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आप लोगों से शायद कई बार बता चुका हूं। तो ऐसे शब्द, जो एक शब्द है फ्री एसोसिएशन और एक शब्द है एसोसिएशन और जो एक शब्द है ड्रीम, ये 2 शब्द यानी स्वप्न, इसमें अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं ये 2 शब्दों को लेकर, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग भाई, ये नाम सिगमंड फ्राइड को आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों से ये फ्री एसोसिएशन का नाम आ जाए और आपको ड्रीम शब्द आ जाए तो किसका नाम लगाओगे बताइए। सिगमंड तो अगर मैंने जब सिगमंड फ्राइड का नाम यहाँ पर बता दिया हूँ तो आपका ये दिमाग सीधा सीधा कहना चाहिए साइको एनालिसिस ट्रीटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। अब थोड़ा सा मैं आपसे यहाँ पर राय व्यक्त करूँगा कि मुक्त साहचर्य को लेकर। फ्री एसोसिएशन एक ऐसी तकनीक है, ये टेक्निक मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट ध्यान रखें और सभी बच्चों से मैं कहूँगा ध्यान रखें, टेक्निक बता रहा हूँ। रोगी यानी पेशेंट यानी सेवार्थी बिना किसी सेंसरशिप के अपने मन में आने वाले हर विचार, मैं बात कर रहा हूँ सेवार्थी की, सेवार्थी बिना किसी सेंसरशिप के अपने मन में आने वाले हर विचार, भावना, स्मृति मतलब मेमोरी, कल्पना को सहज रूप से व्यक्त करता है, उसे हम बोलते हैं फ्री एसोसिएशन, है ना। जब सेवार्थी भावना, विचार, कल्पना, ठीक है, अपने मन से आपके सामने व्यक्त करता है तो उस प्रक्रिया में ये चीज़ें यूज में लाई जाती है, मनोविश्लेषणात्मक उपचार। हम बोलेंगे सेवार्थी से कि आप बताइए जो चीज़ें आपके मन में चल रहा है वो सारी प्रॉब्लम्स हमें शेयर करें, तो इसका मतलब है कि आपने मनोविश्लेषणात्मक ट्रीटमेंट शुरू कर दिया वहाँ पे। इसका उद्देश्य है कि रोगी के अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड में जो छिपे हुए दमन, छिपे दमन का मतलब होता है रिप्रेशन, और जो संघर्ष है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अवचेतन मन में छिपे दमन और संघर्षों को उजागर किया जा सकता है इस तरीके से। हमने इस वजह से फ्री एसोसिएशन लगाया। ठीक है, तो हर लोग के मन में बहुत सारी कुछ होता है, शेयर करना चाहते हैं लेकिन शेयर करते नहीं हैं। एक मेडिकल सोशल वर्कर ही होता है जो फ्री एसोसिएशन की टेक्निक लगाकर उस सेवार्थी को जो छिपे हुए उसके विचार हैं, जो क्रियाएं हैं, जो दमन है, जो संघर्ष है उसके छिपे हुए, उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है सोशल वर्कर।
और यही टेक्निक का विकास सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया, जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कहे जाते हैं। और यह तकनीक केस वर्क के अलावा आप ये सोचो कि ग्रुप वर्क में लगा दूं, कम्युनिटी वर्क में लगा दूं, तो वो सूटेबल नहीं होगा। ये केवल केस वर्क में ही बेनिफिट होता है इस टेक्निक का यूज, इंडिविजुअल केस वर्क में। विशेष रूप से मनोचिकित्सकीय या साइकेट्रिक सोशल वर्कर के द्वारा ये टेक्निक लगाई जाती है। तो इस प्रश्न का विकल्प जो होगा वह ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा। मैं आप लोगों से सेवार्थी केंद्रित उपचार की भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं सोच रहे होंगे कि अगर ये सारा, जब मैंने कहा केस वर्क पर आधारित है, जब मैंने कहा विचार वगैरह प्रकट कर सकता है, व्यक्त कर सकता है, तो आप कह सकते हो कि ये सेवार्थी केंद्रित उपचार में भी हो सकता था। नहीं, सुनिए, थोड़ा सा डिफरेंट कि क्लाइंट सेंट्रल ट्रीटमेंट होता क्या है। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी भी आप इसे कह सकते हो, या एक मानवतावादी परामर्श है। क्या है ये? परामर्श है। इसकी स्थापना कार्ल रोजर्स ने की है। किसने किया है इसकी स्थापना? कार्ल रोजर्स। सेवार्थी केंद्रित उपचार का अर्थ होता है मैडम कि क्लाइंट को अपने अनुभव को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना। अब देखिए, मैंने कहा वहाँ आपकी विचार भावना वगैरह व्यक्त कर रहा था, तो विचार भावना मनोविश्लेषण उपचार में आ जाता है। मैंने आपसे अगर बोलता कि आप अपना अनुभव शेयर करें, ठीक है, तो उस प्रक्रिया में ये शब्द बनता है सेवार्थी केंद्रित उपचार। ये पूर्ण स्वीकृति, सहानुभूति, बिना मूल्यांकन की समझ बेसिकली देता है। सेवार्थी के भीतर ही विकास और समाधान की शक्ति होती है, और परामर्शदाता सिर्फ एक सहायक की भूमिका निभाता है इस थेरेपी में। सेवार्थी के भीतर ना विकास करने की, समस्या समाधान करने के अंदर पावर है उसके अंदर, परंतु केवल यहाँ एक मेडिकल सोशल वर्कर यानी परामर्शदाता सिर्फ एक सहायक की भूमिका अदा करता है, गाइड करता है, और वो अपनी समस्या का स्वतः समाधान कर लेता है। तो क्योंकि ये सेवार्थी है, तो मेन तो सेवार्थी है, हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं बस, तो इसलिए ये सेवार्थी केंद्रित है। कहने का मतलब यह है कि ये सहानुभूतिपूर्ण समझ पर आधारित है। थोड़ी सी आप उसे हेल्प करिए, है ना। सेवार्थी की स्वायत्तता पर आधारित है। सेवार्थी को केंद्र में रखना होता है इसमें, ना कि समस्या को केंद्र में रखना होता है। मेन जो पार्ट होता है वो सेवार्थी होता है, प्रॉब्लम्स नहीं होता है यहाँ पे। प्रॉब्लम्स की समाधान तो खुद कर लेगा, इस वजह से वो सेवार्थी मेन हुआ। तो अच्छा, ये थेरेपी किस पे लागू करोगे? मैं आपको बताता हूँ। ये जो व्यक्ति मानसिक रूप से तनाव में आपको दिखे, तुरंत वहाँ पे ये थेरेपी लगा दो। आपका मित्र अगर कहीं परेशान दिख रहा है तो मोटिवेट करिए उसे, सहानुभूति दे दीजिए थोड़ी सी प्रेरणा के साथ। अब सभी के साथ ये समस्याएं होती हैं, आपके साथ भी है। एक समय आएगा आपकी समस्या भी दूर चली जाएगी। इस तरीके से बात करके या उन चीज़ों को उसको फेस करने के लिए हिम्मत दे रहे हैं आप। तो ऐसी परिस्थिति में आप सोशल वर्कर का रोल कर रहे हैं, और सेवार्थी जब उन चीज़ों से निपटने का प्रयास करता है तो वो बेसिकली सेंट्रल में आ जाता है। तो उसे हम कहते हैं सेवार्थी केंद्रित उपचार है। और जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से तनाव में दिखे तो आप इस पे लागू कर सकते हो। अगर कोई एंजाइटी से ग्रसित है, चिंता से, तो वहाँ पर भी ये थेरेपी लगा सकते हो। आत्मसम्मान में अगर उसको समस्या आ रही है, बहुत लोग होते हैं आजकल कहते हैं भाई कि आत्मसम्मान के नाम की कुछ चीज़ भी होती है ना। बहुत सारे लोग हैं आज के समय में, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में भी प्रॉब्लम्स का पार्ट हो सकता है आत्मसम्मान भी, ठीक है। तो आत्मसम्मान की जो समस्याओं में प्रतिक्रिया आती है, तो उस जगह पर भी ये थेरेपी को आप लागू कर सकते हो। व्यक्तिगत सामाजिक कार्य में ये लागू होता है, और ख़ासकर ये काउंसलिंग के क्षेत्र में ही लागू किया जाता है। पर्सन सेंट्रल थेरेपी, कार्ल रोजर्स इसके संस्थापक है, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई अगर डाउट है तो आप पूछ भी सकते हो इसमें, बताइए। डाउट तो नहीं है तो फिर मैं आगे अगला ऑप्शन लूँगा भाई, थोड़ा तीव्र गति से, ठीक है। अगर एक और देखो यहाँ पे समझो, एक और है संज्ञानात्मक उपचार। संज्ञानात्मक उपचार जिसे अंग्रेजी में कॉग्निटिव थेरेपी कहते हो आप लोग, इन शॉर्ट में CBT आप बोल सकते हो, कॉग्निटिव
बिहेवियर थेरेपी आप बोल सकते हो इसे। यह एक वैज्ञानिक मनोचिकित्सकीय पद्धति है। नकारात्मक विचारों को पहचाना जाता है सीबीटी के माध्यम से, चुनौती देना होता है, यथार्थवादी या सकारात्मक विचारों में बदलने की बात होती है। अच्छा, ये सीबीटी किसने दिया है? ये इसके संस्थापक कौन है? जीन पियाजे नो 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 नो, जीन जीन पियाजे पियाजे। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत के है भैया, ये तो और कॉग्निटिव थेरेपी है। ओके, डॉक्टर ओरेन टी बेक का नाम आता है। ब्रेक नहीं, बेक का नाम आता है। तो आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सीबीटी के ये बेसिकली संस्थापक है। देखिए, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं। यदि हम अपने विचारों में बदलाव लाएं तो हम अपने भावनात्मक अनुभवों और व्यवहारों में भी सुधार ला सकते हैं। यही बात कहती है आपकी सीबीटी। नकारात्मक स्वचालित विचारों की पहचान करता है ये, तर्कहीन मान्यताओं को चुनौती देता है ये, तर्क संगत पुनर्गठन पर बात करता है, स्वयं मॉनिटरिंग करने की बात करता है, व्यवहारिक प्रयोग और अभ्यास पर आधारित होता है। मैं आपको बता दूं, इस सीबीटी का जो प्रयोग होता है, किन किन लोगों पर कर सकते हो आप सीबीटी का प्रयोग, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, ये भी चीज़ लिखते रहो, थोड़ा सा आपको पता रहे, ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं। इनकेस अगर सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू कहीं पर आपको देना पड़ता है, तो वो चीज़ें, ये प्रैक्टिकली चीज़ें बता रहा हूँ आपको थोड़ी बहुत, और एग्जाम में भी प्रैक्टिकली चीज़ आ सकती है। तो इसका उपयोग बेसिकली जैसे अवसाद हो गया, डिप्रेशन, सीबीटी का आप वहाँ पर प्रयोग कर सकते हो। एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, चिंता भी आप वहाँ पर यूज़ में ला सकते हो। फोबिया, फोबिया का नाम सुना होगा आप लोगों ने, फोबिया भी आप वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, आपको पता है एक और नाम है PTSD, अभी इसका पूरा नाम बताऊँगा मैं आपको, है ना। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, और इसमें भी ये चीज़ें लागू होता है। और यूजीसी नेट में एक बार PTSD का फुल फॉर्म पूछ लिया था। उसके बाद आत्मसम्मान और क्रोध का प्रबंधन करना भी आ जाता है इसमें, उस पर भी लागू होता है। नशा अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो नशा मुक्ति के संदर्भ में, व्यवहार सुधार के संदर्भ में भी आप वहाँ पर भी सीबीटी का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स में हम लोग संज्ञानात्मक उपचार और व्यवहारिक समयबद्ध और समस्या केंद्रित मनोचिकित्सकीय तकनीक का हम लोग उपयोग कर सकते हैं या करते भी हैं। तो उस प्रक्रिया में ये ट्रीटमेंट आपका सही जवाब के रूप में प्रस्तुत होगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक आता है व्यवहार उपचार। देखो, व्यवहार उपचार एक मनोचिकित्सकीय पद्धति है जिसका उद्देश्य इतना है कि व्यक्तियों को अवांछनीय व्यवहार, अवांछनीय व्यवहार का मतलब क्या होता है, व्यक्तियों का नकारात्मक व्यवहार, समझ रहे हैं मेरी बात को, और सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहन देना। मतलब नकारात्मक व्यवहार को बदलकर सकारात्मक व्यवहार में उनको मोटिवेट देना या उनको प्रोत्साहित करना। और ये उपचार उस सिद्धांत पर आधारित है कि सभी व्यवहार सीखे जाते हैं और उन्हें बदला भी जा सकता है ना। सभी व्यवहार सीखे जा सकते हैं और व्यवहार को बदला भी जा सकता है, ये भी बात है। और मैं आपको बताता हूँ, इनमें 3 विद्वान का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे संज्ञानात्मक में डॉक्टर ओरेन टिकबेक का नाम देखा आपने, मनोविश्लेषक उपचार में आपने सिगमंड फ्रायड का नाम देखा, सेवार्थी केंद्रित उपचार में आपने किसका नाम देखा था, कार्ल रोजर्स का नाम देखा था। ठीक उसी प्रकार से व्यवहार उपचार में 3 विद्वानों का नाम आएगा। एक तो व्यवहारवाद के जो जनक हैं, उनका क्या नाम है, जॉन बी वाटसन, एक नाम ये ध्यान रखना है। और इनके सामने ब्रैकेट में लिख लीजिए व्यवहारवाद के जनक, ब्रैकेट में लिख लीजिए व्यवहारवाद के जनक। दूसरा नाम यहाँ पर आपको बता दूं, BF स्किनर। BF स्किनर को आप यहाँ पे लिख लीजिए OCT लिख लीजिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, या ये भी बिहेवियर पर ही आधारित है। आप हरियंट की किताब आप देखोगे तो हरियंट की किताब में हालांकि ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, एक पैराग्राफ में लिखा हुआ, लेकिन उस पैराग्राफ में BF स्किनर को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दर्शाया गया है हरियंट की पुस्तक में। ठीक है, तो आप वहाँ पे आप नाम ये चीज़ें ध्यान में रख सकते हो। व्यवहार परिमार्जन के पार्ट में BF स्किनर का नाम रहेगा। ठीक है, परिमार्जन के रूप में नोट कर लीजिए, ब्रैकेट में OCT, फिर लिखिए वहाँ पे परिमार्जन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यदि आपसे सवाल बना और ये दोनों विद्वानों का नाम नहीं है तो इनके अलावा एक नाम आएगा जोसेफ
ओल्पे, जोसेफ ओल्पे, ये बहुत कम बच्चों को मालूम है, ठीक है। यही सारे फैक्ट अन्य बच्चों से आपको अलग करेगा नेट के और जेआरएफ के परीक्षाओं में, है ना। जोसेफ, ये व्यवस्थित विसंवेदन, सिस्टमैटिक क्रियाओं को भी आप कह सकते हैं, बिहेवियर पर ये बेसिकली काम करते हैं, तो इनका रोल देखने को मिलता है, तो इसलिए व्यवहार उपचार के रूप में इनका भी नाम आता है। तो 3 विद्वान के अलावा अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है तो आप ध्यान रखिएगा वो तो होगा ही नहीं, यही 3 आएंगे व्यवहार उपचार में, यही 3, इनके अलावा कोई नहीं होगा। सकारात्मक नकारात्मक पुनर्बलन पर बात आती है, तो सकारात्मक नकारात्मक पुनर्बलन पर ओसीटी का नाम सोचिएगा। ओसीटी का मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, और ये बीएफ स्किनर की है। पनिशमेंट की बात आती है तब भी आप व्यवहार उपचार की बात सोचिएगा, और उस प्रतिक्रिया में भी बीएफ स्किनर का नाम सोचिएगा। डिसेंट्रलाइजेशन, सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन शब्द अगर आता है, क्योंकि वो भय और फोबिया के लिए होता है ये शब्द, तो ऐसी क्रिया में भी व्यवहार उपचार लागू होता है। एक साथ भय का सामना करने के परिप्रेक्ष्य में अवरोधन शब्द आता है, तो भी आप व्यवहार उपचार का नाम सोचिएगा। दूसरे के व्यवहार से सीखने की बात आती है, मॉडलिंग की बात है, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, कोई व्यवहार मेरा है, वो आप भी उस तरीके से करो तो वो मॉडलिंग कहलाता है, तो उस क्रिया में भी ये व्यवहार उपचार का पार्ट होगा। सहभागिता अनुबंधन की बात करता हूँ, तो व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए एक प्रकार का समझौता होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये व्यवहार उपचार वाला किन लोगों पर हम लागू करें, किनके साथ करें, तो मैं आपको बता दूं, ठीक वही चीज़ें, अवसाद, चिंता, फोबिया, पीटीएसडी और नशा मुक्ति, ठीक है, ध्यान और एकाग्रता विकार है, जैसे एएसडी, एक और शब्द नोट कर लीजिए, एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, उनके लिए बच्चों में व्यवहार समस्या अगर हो रही है, बच्चों में जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो भी बेसिकली प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर करते हैं, हिट कर देते हैं अपने बड़ों से, या उनको उटपटांग जवाब दे देते हैं, ऐसी क्रियाओं पर भी आप लोग ये बिहेवियर ट्रीटमेंट या थेरेपी आप बच्चों पे लागू कर सकते हैं, ठीक है। व्यवहार उपचार सीखे गए व्यवहारों को संबोधित करने पर केंद्रित है, यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है, व्यवहारिक परिणाम देने वाला एक बेहतर थेरेपी मानी जाती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, वजह ये है कि सवाल अच्छा है, हर एक प्रश्न के पीछे बहुत सारे फैक्ट हैं, जरूरी ये नहीं कि ऐसे ही डिप्टो आ जाए, लेकिन अगर आएगा तो इसी के इर्द गिर्द आएगा, दूसरे शब्दों में आ सकता है, दूसरे परिस्थिति के आधार पर आ सकता है। यहाँ मेरा व्याख्या करना आप लोगों को काफ़ी मददगार साबित हो सकता है परीक्षा के दौरान, ठीक है, क्योंकि आज से आपके पास कितने दिन का समय है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का समय होगा, आज 18 तारीख हो गया है ना, 6 दिन का समय आई थिंक हो गया, 18/6/24 मान चलिए वही 6-7 दिन का समय है, तो समय बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा चीज़ें आप लोग जानें। एक और क्वेश्चन देखिए, समव्यवहार विश्लेषण का एक सिद्धांत है, ये भी अभी मैं आपसे जिक्र करूंगा। समव्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत में संदर्भ अहम अवस्थितियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं कर सकते हो। बड़ा अच्छा सवाल है और ये तीसरी बार आया हुआ है, ये सवाल तीसरी बार आया हुआ है 2021 सोशल वर्क के अब तक। भाई बहन, ओके सर, ठीक है। चलिए अब मेरी बात सुनिएगा, यदि आपने क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प का अगर चुनाव किया है भाई बहन, तो सही जवाब दिया है, ठीक है सर, सहोदर भाई बहन। अब सुनिएगा थोड़ी मेरी बातें, ये प्रश्न कहता है कि इसको इंग्लिश में कभी कभी आपसे पूछा जाएगा, ट्रांसएक्शनल एनालिसिस थ्योरी। हालांकि केजीएमयू के बच्चे ये सब पढ़ चुके हैं। इसमें संदर्भित ईगो मतलब अहम, जो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ईगो अवस्थितियां में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता, ये सवाल था। मैं आपको बता दूं, समव्यवहार विश्लेषण के अनुसार 3 प्रमुख अवस्थितियां हैं। कौन कौन सी हैं? 3 हैं। 3 में से अगर कहीं पर ये नाम मिले तो आप उन्हीं को चुनाव करिए। पहला,
एक आता है, सॉरी 3 प्रमुख अवस्थितियाँ होती हैं। हाँ, एक होता है माता पिता अहम, 3 ही हैं, याद रखिएगा, माता पिता अहम। पेरेंट ईगो स्टेट, इसको इंग्लिश में कह सकते हो। नंबर 2 वयस्क, वयस्क का मतलब प्रौढ़ होता है, मतलब आप इसको कह दीजिए एडल्ट ईगो स्टेट। और तीसरा बालक, मतलब चाइल्ड, यानी पेरेंट एडल्ट चाइल्ड, ये 3 शब्द आता है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हो PAC, P से पेरेंट, A से एडल्ट, C से चाइल्ड, ये 3 प्रमुख अवस्थितियाँ हैं। इसमें सहोदर शब्द शामिल नहीं है, भाई बहन शामिल नहीं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ट्रांसैक्शनल थ्योरी। अच्छा, अब मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पर इस समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत के बारे में अगर मैं आपसे चर्चा करता हूँ, तो क्या आप जानते हैं समव्यवहार विश्लेषण के सिद्धांत में किस विद्वान का नाम लिखा गया है? एरिक बर्न। समव्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है और साथ ही साथ परामर्श तकनीक भी है। और सही जवाब आपने बताया है एरिक बर्न का नाम, एरिक बर्न का, सही बताया। व्यक्तियों के बीच होने वाला संचार है ये एक प्रकार का, माता पिता का नाम, एडल्ट और चाइल्ड का नाम आता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए, जो ये माता पिता मैंने लिखा है, समझिए थोड़ा सा ये क्यों लिखा है, इसके बारे में थोड़ा सा अंदर जाते हैं। देखिए, माता पिता मतलब पेरेंट, सीखी हुई जो नैतिकता है, नियम है, आदर्श है, मतलब अनुशासन या देखभाल, वो रोल देखने को मिलता है ट्रांसएक्शनल एनालिसिस थ्योरी में, इसलिए माता पिता का नाम है, क्योंकि अनुशासन देखभाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात एडल्ट है। एडल्ट का मतलब है तर्क सोच, अनलॉजिकल नहीं, लॉजिकल सोच, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, वर्तमान स्थिति पर आधारित निर्णय, आज की परिस्थिति पर बात करना है, पास्ट को लेकर नहीं चलना है, आज की परिस्थिति को लेकर बात करना है। चाइल्ड, भावनाएं, इच्छा, कल्पना, डर, विद्रोह आदि जैसे विवरण हमें देखने को मिलेंगे बालक अहम अवस्था में, इस पार्ट में देखने को मिलता है। और ये 3 प्रकार का हो सकता है ना, ये 3 प्रकार का होता है। मैं आपको प्रकार बता देता हूँ यहाँ पे, है ना। ट्रांस एक्शन या एक्शनल एनालिसिस थ्योरी, ये ना जब दो व्यक्ति बातचीत करते हैं तो उनके अहम अवस्था के बीच में संचार होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं समव्यवहार, या आप कह सकते हो ट्रांसएक्शनल। ऐसे शब्द से आप इसको संबोधित कर सकते हो जब 2 व्यक्ति के बीच में, ठीक है, बातचीत हो रहा है। तो ये 3 प्रकार का हो सकता है। तो इसमें एक होता है पूरक समव्यवहार और एक होता है क्रॉस समव्यवहार, एक होता है छिपा हुआ समव्यवहार, हिडन, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए, संवाद जब सहजता से चलता है, मतलब एकदम नॉर्मली कम्युनिकेशन हमारा आपका हो रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि सर ये पूरक समव्यवहार का पार्ट है। अच्छा, क्रॉस्ड ट्रांसैक्शनल जो होता है, संवाद में बेसिकली क्या होता है, रुकावट होता है। क्या होता है ये रुकावट? कभी कभी कम्युनिकेशंस होती हैं, हो सकता है मेरी बात आपको समझ में नहीं है तो इसका मतलब कम्युनिकेशन में रुकावट है, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ तो इसका मतलब हो सकता है ये कम्युनिकेशन में रुकावट है। तो वो क्रॉस बेसिकली ट्रांसैक्शनल पार्ट का रोल हो सकता है। छिपा हुआ समव्यवहार 2 स्तरों पर संवाद होता है, 2 स्तर होते हैं बेसिकली, जैसे शब्द और इशारों में भिन्न अर्थ निकाला जाए, शब्द कुछ बोला जाए या इशारे कुछ किया जाए तो उसके बेसिकली क्या हो जाते हैं, 2 अर्थ बन जाते हैं। तो वहाँ क्या हुआ कि छिपा हुआ समव्यवहार की स्थितियाँ बन जाती है ना। तो सर पूरक में आपने क्या बताया था, एक बार बताएंगे? मतलब पूरक तो जो सहज व्यवहार होता है, सहज संवाद, है ना,
संवाद क्या होता है? सहज होता है, मतलब नॉर्मली सही तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, वो होता है सहज। तो व्यक्ति अपने बचपन में कुछ मान्यताएं बना लेता है जिनके अनुसार वह जीवन भर कार्य करता है और उनकी लिपियां सकारात्मक या नकारात्मकता के रूप में हो सकती है ना। इस तरीके का पाठ होता है। अब देखो, समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत यह समझने में मदद करता है आपको कि हम ना दूसरों से कैसे कम्युनिकेशन करते हैं और हमारे भीतर के कौन से हिस्से में वह संवाद आ रहा होता है। आत्मचिंतन, सुधार और परामर्श में अत्यंत उपयोगी सिद्धांत माना जाता है ये, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा और बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 17। नाम भलीभांति तरीके से आप जानते हैं, है ना, फिर भी एक बार सुनिए। गेसलसॉफ्ट और गेमेनसॉफ्ट की अवधारणा का श्रेय, है ना, अवधारणा का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है या किसे जाता है? तो नाम एक बार बताइएगा, फिर सर, जोरोकिन। क्या नाम? टोनीज। अच्छा, टोनीज। चलो, देखिए सही बताया आपने। इनका नाम आप जानते हैं, फर्डिनेंड टोनीज, सही जवाब। अब देखो, गेसलसॉफ्ट और गेमिनसॉफ्ट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जाता है जो है फर्डिनेंड टोनीज को। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो गेमिनसॉफ्ट है, इस गेमिनसॉफ्ट के अर्थ में जानते हो क्या नाम दिया? समुदाय नाम दिया। और जो गेसलसॉफ्ट है उसको क्या नाम दिया? समाज नाम दिया, ठीक है। सुनिएगा मेरी बात को। अब इसकी जो विशेषता है समुदाय की, जो गेमिनसॉफ्ट की विशेषता है, इसको सुनिए बहुत अच्छे से। परंपरागत जो समाज यानी ट्रेडिशनल सोसाइटी, आत्मीयता और व्यक्तिगत संबंध यानी गांव, समुदाय है तो इसका मतलब गांव हो गया, इंडिविजुअल रिलेशंस हो गए, ठीक है। आप ट्रेडिशनल सोसाइटी का नाम, ये 3 ऐसे शब्द हैं जो आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में अगर मिलते हैं तो आप आसानी से एलिमिनेट करके या उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो इन तीनों शब्दों से। तो ये समुदाय को या गेमिनसॉफ्ट को रिलेट कराता है। समाज की बात अगर हम लोग करते हैं तो समाज बेसिकली आधुनिक समाज की बात करेंगे यहाँ, है ना, आधुनिक समाज की बात होगी। समाज के अंतर्गत औपचारिकता की बात होगी। अगर यहाँ औपचारिकता में लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ अनौपचारिकता हो सकती है, बात सकते हैं। और समाज के अंतर्गत उद्देश्यपूर्ण संबंध बनेंगे, है ना, पर्पसफुल रिलेशन बनेगा, पर्पसफुल उद्देश्यपूर्ण संबंध। और यहाँ जब बात गांव की है तो यहाँ पर बात कहाँ की होगी? शहर की होगी। तो 4 बातें इसमें है विशेषता, 4 बातें इसमें खास विशेषता है जो आप रिलेट करा सकते हो। गेमिनसॉफ्ट में परिवार भी आपका शामिल हो सकता है, गांव, धार्मिक समुदाय भी शामिल हो सकता है क्योंकि ये गांव की बात है। लेकिन समाज की अगर हम बात कर रहे हैं, जहां मैं शहर की बात कर रहा हूं, तो यहाँ कंपनी शामिल हो सकती है, राष्ट्र शामिल हो सकता है, सरकार यहाँ पे शामिल हो सकती है। तो ये कीवर्ड्स हैं जो मैं आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो इस प्रतिक्रिया में बेसिकली नाम हमें गेमिनसॉफ्ट और गेसलसॉफ्ट जैसे वर्ड हमें देखने को मिलता है ना। और हम चाहेंगे कि इन दोनों शब्दों के बारे में आप जानकारी जरूर रखिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये आप सब, है ना। इतनी बात स्पष्ट है तो बताइएगा, मैं थोड़ा सा और अपनी राय व्यक्त करना चाहूँगा इसमें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। बिल्कुल। तो सर अगर बात आता है तो ये जर्मन के विद्वान हैं फर्डिनेंड टोनीज जी। तो थोड़ा म्यूट करवा दीजिए। हाँ भाई, आप म्यूट रहिए क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ना। हर एक प्रश्न के पीछे कई सवाल बता रहा हूँ मैं, इसलिए म्यूट होकर सुनिए बात को। फर्डिनेंड टोनीज महोदय की बात करते हैं तो जर्मन समाजशास्त्री हैं। सन 1887 में, कब? 1887 में इन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम ही रखा गेसलसॉफ्ट और गेमिनसॉफ्ट। इसे देखो हिंदी में जेमिनसॉफ्ट और जयसिलसॉफ्ट का नाम लिखा गया है, लेकिन
गैसल सॉफ्ट कहा जाएगा और इसे पढ़ा जाएगा गेमिन सॉफ्ट भी और गैसल सॉफ्ट भी। ये दोनों अवधारणाओं को इन्होंने प्रस्तुत किया। तो जो गेमिन सॉफ्ट था वो बेसिकली समुदाय को था, सामाजिक परंपराओं को रिलेट कराता था। जो गैसल सॉफ्ट था वो समाज पर आधारित था, जहां कानून और अनुबंधन चीज़ों को रिलेट कराता था। ठीक है, तो टोनीज ने इन अवधारणाओं के माध्यम से समाज के पारंपरिक और आधुनिक रूपों के बीच सर, अंतर को सर। समझाया। क्या कह रहे हो सर? सर ये गैसेस सॉफ्ट और गैसेस एक बार दोबारा सर इसे थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। भाई साहब रिकॉर्डेड क्लास है, आप दोबारा देख लीजिएगा सर, मिल जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लीजिएगा दोबारा, सुनिएगा मेरी बात को। तो आधुनिक रूपों के बीच में अंतर को समझना और सामाजिक संबंधों की नेचर को स्पष्ट करना, उस प्रतिक्रिया में ये नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गैसल सॉफ्ट बेसिकली समाज को और गेमिन सॉफ्ट जो है समुदाय को रिलेट कराएगा। अगर संबंध पूछा जाएगा तो आप बताइएगा कि जो गेमिन सॉफ्ट है, जो गेमिन सॉफ्ट का मतलब यहाँ पे जो मैंने समुदाय लिखा है उसमें संबंध पूछेगा तो ट्रेडिशनल भावनात्मक संबंध बताइएगा। ट्रेडिशनल चीज़ें देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एक प्रकार से ट्रेडिशनल सोसाइटी यानी समाज। ये जो TR लिखा है एक प्रकार से रिलेशंस दर्शाया है ना, रिलेशन। तो याद रखिएगा इन चीज़ों को। उसके बाद देखिए यहाँ पर विकल्प के रूप में ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा इस प्रश्न का। एक और सवाल लीजिए आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 8। वह प्रक्रिया जिसमें सामाजिक नीति को समाज सेवा में रूपांतरित किया जाता है वो कहलाता क्या है? ये सवाल आपके सामने। समाज कल्याण प्रशासन। और भी कोई बच्चा है? ठीक है, सही है। ये आएगा समाज कल्याण प्रशासन सही है सर। अच्छा, समाज कल्याण प्रशासन ही सही आएगा। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें सामाजिक नीति को समाज सेवा में रूपांतरित किया जाता है कहलाता है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। देखो सामाजिक नीति कहने का भाव है कि एक दिशा या मार्गदर्शन सिद्धांत होता है, ये प्रिंसिपल्स है। ये तय करता है कि समाज में किन समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए और उन्हें कैसे सुलझाया जाए, ये तय करता है सामाजिक नीति। लेकिन इन नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने और उन्हें कार्यक्रमों और सेवाओं में बदलने और लाभार्थियों तक पहुंचाने का कार्य समाज कल्याण प्रशासन के माध्यम से होता है। जैसा कि आप जानते हो समाज कार्य की दो पद्धतियां हैं, एक प्राथमिक है, एक सहायक है। सहायक के अंतर्गत होता है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एक्शन, सोशल रिसर्च, जिसमें सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है इसके यानी टोटल तीनों की बात मैं कर रहा हूँ, सहायक वाले में तीनों की बात कर रहा हूँ। तीनों क्या करते हैं? लाभार्थियों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं, कार्यक्रम और सेवाओं को बदलने का काम करते हैं, जमीनी स्तर पर लागू करते हैं और अप्रत्यक्ष तरीके से कार्य करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष तरीके से। तो इसमें बेसिकली मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सरकार ने वृद्धा पेंशन योजना बनाई। अब उस योजना के माध्यम से जो वृद्ध लोग हैं उन वृद्धों लोगों को पेंशन देने का कार्य करते ताकि उनकी आर्थिक स्थिति या अपना जीवन यापन या अपना बीमारी या इलाज वगैरह कर सके। उस प्रतिक्रिया में ये नाम बना। तो इसके लिए आवेदन, पात्रता जांच, विवरण प्रक्रिया इत्यादि को संचालित करना समाज कल्याण प्रशासन का पार्ट बना, क्योंकि व्यवहारिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सामाजिक नीतियों को लागू किया जाता है और समाज सेवा के रूप में हस्तांतरित या परिणत किया जाता है या रूपांतरित किया जाता है। इस शब्द में बेसिकली इसको संबोधित होता है। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 9, सामुदायिक संगठन में सामुदायिक परिषद के कौन से कार्य हैं? ये सवाल आपके सामने दिए गए। क्वेश्चन नंबर 9, जवाब बता सकते हैं? डी सर, गतिविधियों का समन्वय। नहीं, यहाँ तो पॉइंट के रूप में भाई साहब, कूट के रूप सर में। हमें तो चारों लग रहे हैं, चारों फोर ABCD। चलिए मैं बताता हूँ सर।
सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में, सामुदायिक संगठन में सामुदायिक परिषद के कौन से कार्य हैं, मतलब वर्क है, मतलब टास्क है। किसका टास्क पूछ रहा है? सामुदायिक परिषद का, कम्युनिटी काउंसलिंग का। देखो, तथ्य अन्वेषण यानी तथ्यों की खोज करना, लोक समझदारी को प्रोत्साहित करना, ठीक है, गतिविधियों को समन्वित करना यानी कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना। देखो, फंड रेजिंग योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आर्थिक संबंधों का प्रबंधन करना होता है। आर्थिक या इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करता है फंडिंग वाला पार्ट। और मैं आपसे ये कहना उचित समझूंगा इस सवाल में कि सामुदायिक परिषद के कार्य के अंतर्गत आप फंड रेजिंग का चुनाव ना करें, ठीक है। और ये विकल्प पार्ट नहीं होता है इसका। सामुदायिक परिषद का ये काम नहीं है कि समुदाय के लिए पैसे इकट्ठा करे यानी कलेक्ट करे। इस प्रतिक्रिया में इसका रोल नहीं आता है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि समुदाय की आवश्यकता को जानिए, संसाधनों की समस्याओं की जानकारी एकत्र करिए, ये बात होती है। ये सामुदायिक परिषद का कार्य है। सहभागिता और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आप दूसरे विकल्प को भी आप चुनाव कर सकते हो, यानी ये भी है। गतिविधियां यानी विभिन्न एजेंसी, संगठन और व्यक्तियों के प्रयासों का एक दिशा देने के रूप में गतिविधियों को आप समन्वय कर सकते हो, इसलिए ये भी पार्ट है। ये रोल आप कह सकते हो। परंतु मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा यही बात कि फंड रेजिंग का नाम आप यहाँ पर याद मत करिएगा, वरना गलत हो जाएगा। फंड रेजिंग सामुदायिक परिषद का पार्ट नहीं है, ठीक है, सामुदायिक परिषद का। तो ऑप्शन में आपको ढूंढना है ए बी डी वाला ऑप्शन, ये विकल्प सही होगा। सामुदायिक संगठन की एक महत्वपूर्ण संस्था है भाई साहब ये सामुदायिक परिषद। स्थानीय समुदाय के हित में योजना का निर्माण करता है, ये क्रियान्वित करता है और निगरानी का काम करता है ये सामुदायिक परिषद, है ना, सामुदायिक परिषद। अच्छा, इसके अलावा दो बातें और भी अगर लिखा होता तो वो भी सही होता है। गतिविधियों का समन्वित करना अच्छा है। सामुदायिक सेवाओं का मूल्यांकन करना भी इसमें शामिल है। सामुदायिक सेवाओं का मूल्यांकन अगर होता तो सही होता है। और एक होता है संसाधनों का प्रबंधन करना, संसाधनों का प्रबंधन करना, ये भी कार्य है। अगर ये भी ऑप्शन में आता तो होता सही। नीति निर्माण में भागीदारी नहीं लिखा हुआ है, आप यहाँ पे लिख सकते हो ये भी नीति निर्माण में भागीदारी, नीति निर्माण में भागीदारी, ये भी एक कार्य है। आप ये भी चाहो तो आप अलग से अपने कॉपी पर नोट कर सकते हो। समुदाय में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार योजना बनाता है ये। नागरिकों की आवाज़ को नीति और कार्यक्रमों में लाने का प्रयास करता है ये। तो सामुदायिक संगठन का एक संचालक तंत्र है ये सामुदायिक परिषद, है ना। नेतृत्व, समन्वय और निगरानी का कार्य करता है ये, है ना। तो मैं चाहूँगा इस तरीके से चीज़ों को आप ध्यान में रखें ताकि परीक्षा में आए तो आप आसानी से लगा सकें, है ना। ये बात ध्यान रखिए। ये 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ था सामुदायिक परिषद शब्द, औपचारिक रूप से 20वीं शताब्दी में। और सबसे पहले विशेष रूप से अगर बात किया जाए तो मैं आपको बता दूं, अमेरिका और यूरोप में सामाजिक कार्य और सामुदायिक संगठन के क्षेत्र में शुरू हुआ था सबसे पहले ये शब्द। यूरोप प्लस में USA, यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका आप कह सकते हो। यहाँ पे अमेरिका में इसका जब शुरुआत हुई थी तो अमेरिका में वर्ष था 1900 का दशक में आप कह सकते हो ये स्टार्ट हुआ था। विशेष रूप से अगर मैं आगे बात करता हूँ इसी में, तो शहरी क्षेत्रों में सोशल प्लानिंग, काउंसलिंग और कम्युनिटी चेस्ट जो है ये इसको रिलेट कराता है, निधि फंड यानी रेजिंग फंड को, निधियाँ जुटाना, ठीक है। तो ये बेसिकली 1910 और 1920 के दशक में ये शब्द देखने को मिला, कम्युनिटी चेस्ट यानी निधि फंड, ये शब्द आप कह सकते हो।
बट अगर आपसे सवाल पूछता है ये शब्द कि भारत में या अवधारणा स्वतंत्रता के बाद कब आई थी भारत में सामुदायिक परिषद को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि आपने नाम सुना है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सन 1952 का भारत में, ठीक है, 1952 वाला, ठीक है, CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये वाला आप भारत में याद रख सकते हो 1952 वाला, ठीक है, क्योंकि वहाँ ग्राम स्तर पर समिति विकास समितियाँ जन भागीदारी मंच के रूप में बेसिकली परिषद ये तैयार किया गया था भारत में औपचारिक रूप से, ठीक है। तो भारत में ये याद रखिए, यूएसए में 1900 वाला, और निधियाँ फंड जुटाना या फंडिंग रेजिंग की बात आए तो 1910 और 1920 लगाइएगा। बाकी शुरुआती दौर की जो अवधारणा होगी वो अमेरिका की होगी, बस ये बात ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम अमेरिका। बात हो रही है कम्युनिटी काउंसलिंग की, याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए ABD है किसी ऑप्शन में, थर्ड वन है, थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है भाई, सभी मत करिएगा, गलत हो जाएगा, आयोग ने यहाँ पे थर्ड विकल्प माना है, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन वस्तु परकता से प्रकृति की ओर संकेत करता है ना। और सवाल अच्छा है, हम जानना चाहेंगे आपकी राय इस सवाल के प्रति। ABC तीन ऑप्शन ए और सी लग रहा है सर, ए और सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में A C को तरफ आप सर बी और सी, सर बी और सी, ABC सर बी और सी, बी सी। चलिए, अच्छा मैं बताता हूँ, ABC चलिए एक बार मेरी बात को ध्यान से प्लीज़ सुनिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन वस्तु परकता की प्रकृति की ओर संकेत देता है, ये शब्द है। वस्तु परकता का मतलब पहले जानिए, इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव। अच्छा, आप सभी लोग को भलीभांति तरीके से पता है वस्तु परकता पर ही बात होता है ना, उद्देश्य के आधार पे ही बातें होती हैं, उस प्रतिक्रिया में आपका चीज़ें बनाई जाती है। और इस सवाल में आप ये ध्यान दीजिए आप सभी लोग, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ वस्तु परकता हमेशा संबंधित व्यक्ति के मानसिक बोध पर आधारित होता है, क्या ये आपको लगता है कि ये विकल्प सही होना चाहिए? हमेशा नो की सर, बात। नो सर, हमेशा बोल रहा हूँ तब यहाँ देखो मैं इसलिए बता गलत दूँ, है। देखो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैंने वस्तु परकता ऑब्जेक्टिव चीज़ों को रिलेट कराया है तो ये जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति लिख दिया है, दूसरी बात। तीसरी बात, हमेशा शब्द को मेंशन किया है, सब्जेक्टिव की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि यह व्यक्ति की आंतरिक सोच और मानसिकता पर आधारित है। वस्तु परकता इसके विपरीत होता है, जिसमें निष्पक्षता और व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से मुक्ति होता है। इसलिए मैं भी आप सभी की तरफ रहूँगा कि ए वाला जो पॉइंट होगा वो गलत हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते, हो सकता रहे, क्या ये है ही, ठीक है, पहली बात। दूसरी, वस्तु परकता के लिए तार्किक उपागम के साथ साथ संगत सोच रखने की आवश्यकता है। मतलब ये वस्तु परकता की मूल विशेषता है, तार्किकता, तथ्य आधारित विश्लेषण और व्यक्तिगत भावना से रहित, व्यक्तिगत भावना, जिसे हम लोग की भावना होती है कभी कभी पर्टिकुलर भावना बन जाती है, वो उसको रहित है ना, इस तरीके से नहीं सोचना है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के आधार पर, उसको रहित सोच वस्तु परकता के आधार पर होनी चाहिए। वस्तु परकता यानी जो सवाल कह रहा है आपको, और यही विकल्प आपका फिर बी वाला विकल्प यानी बी वाला पॉइंट आपका सही हो जाएगा। फिर कहता है सी वाला पॉइंट में, वस्तु परकता की सीमा निम्न अथवा समान परिस्थितियों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ये कथन दर्शाता है आपको कि यद्यपि वस्तु परकता का लक्ष्य निष्पक्ष है, फिर भी व्यक्तियों की पृष्ठभूमि, ज्ञान और संदर्भ के कारण इसकी सीमा में विविधता हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप सभी और पॉइंट नंबर जो सी है उस पॉइंट का भी आप सही विकल्प या सही चुनाव करें, क्योंकि ये दोनों कथन वस्तु परकता की प्राकृतिक विशेषताओं की ओर संकेत करता है, जो बी है और जो पॉइंट सी है, ठीक है। तो मैं आप सभी को कहूँगा कि बी और सी वाले विकल्प का चुनाव करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपके सामने तीसरा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये विकल्प आपका फिर सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपसे कहता है रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में, है ना। भली भांति तरीके से इनसे रूबरू हैं और इन्होंने लघु समुदाय के किन गुणों का उल्लेख किया है, यह आपको जवाब बताना है। चारों आएगा सर, चारों आएगा सर। डी नहीं आएगा सर, अन्य समुदाय पर निर्भरता है, उसमें तो आत्मनिर्भरता है ना। चलिए अच्छा हाँ, अन्य समुदाय, सही सर, सही सर। निवासियों को एकरूपता भी है। बिल्कुल, यदि आप रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो लिटिल कम्युनिटी के बारे में बताया तो उस लिटिल कम्युनिटी का इन्होंने कुछ गुण बताए, यानी विशेषता बताई। हालांकि विशेषताएं 4 बताई हैं। एक है आपकी विशिष्ट परकता, दूसरा है लघु आकार, तीसरा है समरूपता, एक रूपता निवासियों के परिप्रेक्ष्य में आप बोल सकते हो। चौथा क्या आता है? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। तो ये 4 टाइप की विशेषता है। ठीक है, यहाँ देखो एक पॉइंट है अन्य समुदाय की निर्भरता। अन्य समुदाय की निर्भरता का मतलब ये नहीं कि लघु समुदाय का ये गुण है या विशेषता है, ये नहीं। आत्मनिर्भरता दर्शाने का प्रयास करती है इसमें। लघु आकार का मतलब है जनसंख्या सीमित हो। समरूपता का मतलब होता है निवासियों में सांस्कृतिक और सामाजिक और आर्थिक एकरूपता बनी रहे। और आत्मनिर्भरता का मतलब होता है कि समुदाय अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके, इसलिए आत्मनिर्भरता होती है। विशिष्ट परकता मतलब विशिष्टता, समुदाय की अपनी पहचान और विशेषता होती है, इसलिए विशिष्टता शब्द यहाँ पे दर्शाया गया है ना। तो ये चीज़ें बेसिकली सत्य के रूप में आती है। ठीक है, और अन्य समुदाय पर कोई निर्भरता नहीं, ये बेसिकली गलत पॉइंट रहेगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि ABC वाले विकल्प का आप चुनाव करें, ये वाला विकल्प आपके लिए सही होगा। ठीक है, अच्छा लिटिल कम्युनिटी एक किताब भी है इनकी, वो किताब आई थी सन 1955 में। लघु समुदाय भी आप कह सकते हो इसी किताब को। ठीक है, समुदाय, ये किताब 1955 में आई थी रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। और द फोक सोसाइटी एक किताब आई थी इनकी। द फोक सोसाइटी मीन्स समाज भी हम लोग संबोधित करते हैं इसको, है ना। और ये किताब 1947 में आई थी। चैन कॉम आ माया विलेज करके किताब आई सन 1934 में। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, द फोक सोसाइटी और लिटिल कम्युनिटी। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में आप 3 किताबों का नाम भी याद रख सकते हो। रॉबर्ट रेडफील्ड की ही तीनों किताबों का नाम मैंने बताया है आप लोगों को। तो ABC का चुनाव करेंगे तो जो विकल्प नंबर 2 दिखाई दे रहा है आपको, यही विकल्प आपका सही जाएगा। एक सवाल और देख लीजिए। निम्न में से किस प्रकार व्यक्ति अपनी नागरिकता खो सकता है? मैं आप लोगों को भी हाल ही में इस प्रश्न से रूबरू करवाया था, भाग 2 जब पढ़ा रहा था, है ना। तो उनमें आप लोगों से ये चीज़ें जिक्र किया था, और मैं चाहूँगा कि आप एक बार अपनी राय भी मुझे बताएं कि क्या पॉइंट इस सवाल का होना चाहिए, प्लीज़। परित्याग करता है, ABC सर। समाप्ति करता है, अपहरण करता है। सर A और B। देखिए इस ए और सवाल बी में है सर, मैं ए और आपको बी। बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब आप ध्यान से मेरी बात को पहले सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए। इसमें देखो एक परित्याग है, एक समाप्ति है, एक अपहरण है, एक अपराध की सजा है। 4 पॉइंट दिए गए हैं। सवाल कहता है कि अगर इन चारों में आप कोई काम करोगे ना, तो भारत का संविधान कहता है, या ये सवाल के आधार पे बात करते हैं, तो कहता है कि आप नागरिकता खो दोगे अगर इन चारों में से कोई काम करोगे आप। तो देखो अपहरण बेसिकली आयोग ने क्या किया इस बार जो 2020 में पेपर हुआ, तो आयोग ने अपहरण को माना, इसने सही माना। परंतु मेरा विचार यह है कि नागरिकता खोने का कोई वैधानिक आधार नहीं है। ऐसे में तो अपहरण पता नहीं कितने होते, पता नहीं कितने केस पकड़े भी गए,
है ना। लॉजिक अगर बात किया जाए तो सिंपल तरीके से जो समाज में बेसिकली हमें देखने को मिला, क्या उनकी नागरिकता खत्म हो गई? क्या वो देश में नहीं है अपने? है ना। बोलिए आप यस या नो के रूप में जवाब दे सकते हैं। यस सर। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि तो ये पॉइंट गलत होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने इसको सही माना। आगामी परीक्षा में अगर आए तो आप इसको मत मानिएगा, ठीक है, इसको एलिमिनेट कर दीजिएगा। इस सवाल में आयोग ने माना है। अच्छा, एक है अपराध की सजा। देखो, सिर्फ अपराध की सजा से नागरिकता स्वतः नहीं जाती जब तक वह विशेष या गंभीर राष्ट्रद्रोह या संविधान विरोधी गतिविधि से चीजें ना जुड़ी हो, है कि नहीं। तो उस प्रतिक्रिया में आपको मैं बताता हूं, भारतीय नागरिकता एक अधिनियम है सन 1955 का, याद होगा आपको, सन 1955 का। इस भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अकॉर्डिंग बताया गया है, नागरिकता खोने के 3 विधिक तरीके, 3 तरीका बताए गए, है ना। एक तरीका आता है परित्याग। अच्छा, परित्याग का मतलब है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो वह भारतीय नागरिकता छोड़ सकता है, तो वो परित्याग हो जाएगा। तो ये तो बात सिंपल है 1955 अधिनियम के अकॉर्डिंग। दूसरी बात है समाप्ति, यानी ट्रांसमिशन शब्द। मेरे कहने का मतलब जो समाप्ति दूसरी बात है, यदि व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त की है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये दूसरी बात बताई गई है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में। तीसरा एक शब्द और जोड़ा गया और वो शब्द था निरसन। ये क्या है? सरकार द्वारा नागरिकता रद्द की जा सकती है यदि व्यक्ति ने धोखे से नागरिकता प्राप्त की हो या देशद्रोही गतिविधियों में शामिल हो। देशद्रोही गतिविधियों में अगर वो शामिल है तो इस प्रक्रिया में। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर आयोग ने अपराध को सही किया है तो इस परिस्थिति में ये सोचा होगा एग्जामिनर कि वो अपराध जो है देशद्रोही के गतिविधि में कहीं ना कहीं चीज़ें शामिल हो सकती हैं। तो आयोग ने अगर इस तरीके से विचार किया है तो वो सही कर सकता है ना, ऐसे परिस्थिति के आधार पर। लेकिन प्रश्न था यहाँ पर विवादित एक प्रकार से, लेकिन आयोग ने अंत में इस पॉइंट को करेक्ट माना था। तो मैं अभी तो आपको कहूँगा AB लगाइए और निरसन को भूलना मत। ये शब्द याद रखिए दिमाग में कि यदि व्यक्ति ने धोखे से नागरिकता प्राप्त की हो या देशद्रोही गतिविधियों में शामिल हो तो वो बेसिकली अपनी नागरिकता वो खो देगा। ऐसे परिप्रेक्ष्य में ये शब्द जरूर ध्यान रखिए। तो मेरा कहने का मतलब केवल A और B का चुनाव करेंगे तो पॉइंट नंबर A आएगा, यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, मैंने देखो दोनों बातें आपको बता दी हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम को ध्यान में रखते हुए सन 1955 के अनुसार। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। पता चले कि आप कहें कि सर नहीं बताए हैं, लेकिन मैंने दोनों परिस्थिति में आपको बता दिया है। चलो एक लास्ट सवाल ले लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, जनतांत्रिक समूह प्रक्रिया में अत्यधिक प्रभाव प्राप्त करने के लिए समूह के लिए अपेक्षित होता है ये कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं? प्लीज अपनी राय व्यक्त करें। क्या हो सकता है? नहीं समझ में आ रहा क्या? सामूहिक चिंतन, ओके, सामूहिक विमर्श। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनिए।
देखिए, जनतांत्रिक समूह प्रक्रिया में अत्यधिक प्रभाव प्राप्त करने के लिए समूह के लिए अपेक्षित होता है, या आप कह लीजिए कि समूह को अधिकतम प्रभाव प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक है। तो देखो, एक शब्द तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ सामूहिक चिंतन है, सामूहिक विमर्श है, सामूहिक योजना निर्माण है, और सामूहिक क्रिया और मूल्यांकन है, ये शब्द है ना। देखो मैं बताऊँ, ये सभी सही है। सामूहिक चिंतन यानी विचार करने पर है। विमर्श मतलब वो प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं, सभी सदस्यों के विचार विमर्श बहस है ना के माध्यम से मुद्दों की गहन समझ विकसित होती है कि नहीं, तो इसलिए ये भी सही हो सकता है। कलेक्टिव थिंकिंग भी शामिल हो सकता है, मैंने अभी आपको बताया भी है, विचारों को एकत्र करना पर बिना विमर्श के निर्णय के समर्थन को कमज़ोर कर देगा क्रियाएं, तो वो है कि नहीं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं सामूहिक योजना निर्माण के परिप्रेक्ष्य में, तो योजना तो बनती हैं लेकिन विमर्श के अभाव में उस विविध पक्ष को समाहित नहीं किया जा सकता है ना, तो उस प्रक्रिया में। फिर उसके बाद देखो, मूल्यांकन का पार्ट भी इसमें शामिल रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर इस प्रश्न का ये कूट ना दिया होता, ठीक है, हटा दीजिए कूट, तो आप बताओ प्राथमिकता किसको दोगे इन चारों में, बताइए। डी। मूल्यांकन, सामूहिक क्रिया और मूल्यांकन। क्यों, इससे बेटर ऑप्शन नहीं लग रहा है विमर्श। भाई ग्रुप के अंदर आप क्या कर रहे हो, विचार विमर्श कर रहे हो, ये सुनिश्चित करता है ना कि निर्णय निर्माण केवल बहुमत के आदर्शों से ना होकर अच्छी तरह से अगर तर्क संगत हो तो हो सकता है। भाई कोई चीज़ जरूरी थोड़ी ना है कि आपने सभी लोगों ने अपना वोटिंग कर दिया, आपने उसको चुन लिया। जरूरी ये है कि हमें उस व्यक्ति के बारे में या उस शब्द के बारे में पूरी अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। विचार विमर्श बड़ा इंपॉर्टेंट है। विमर्श में समूह में समान भागीदारी, पारदर्शिता, बोधगम्यता बनी रहती है, जिसमें निर्णयों की गुणवत्ता और क्रियान्वयन की प्रतिबद्धता बढ़ सकती है। बहस, विचार विमर्श के माध्यम से हम मुद्दों को बहुत ही डीप अंडरस्टैंड कर सकते हैं या उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल के आधार पर जनतांत्रिक समूह प्रक्रिया में अत्यधिक प्रभाव प्राप्त करने के लिए समूह के लिए अपेक्षित होता सामूहिक विमर्श, अगर ये पॉइंट होता। और पॉइंट नहीं है तो सभी लोग सही हैं, ठीक है, आंशिक रूप से। इसलिए पॉइंट नंबर मैं आप सबसे कहूँगा कि यहाँ पे सी वाले को लगा दीजिए, थर्ड वाले पॉइंट को, ये पॉइंट सही हो जाएगा आपका, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, बताओ। हाँ, ठीक है। प्रभावी और समावेशी लोकतंत्र या जनतांत्रिक समूह प्रक्रिया के लिए सर्वप्रथम सामूहिक विमर्श आवश्यक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना भाई। तो आज के लिए रखेंगे बस इतना ही, ठीक है, और कल आपकी क्लास कराऊंगा इसी के आगे, ठीक है। बाकी अगर समय मिलेगा तो फिर अगर मैं बताऊं आपको कि ये पेपर समाप्त होने के बाद 2019 का पेपर ले लूँगा, ठीक है, और 2019 में 2 बार पेपर होगा, ठीक है। बट ध्यान रहे कि अगर आप 26 जून को पेपर देने जा रहे हो तो भली भांति तरीके से 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ये पेपर 5 वर्ष आपके पास पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए। और अगर नहीं तैयार है तो अभी आपके पास समय है, प्रिंट आउट इस पेपर को लीजिए और इस पेपर को प्रिंट आउट करके पेंसिल से उस पेपर पे आप लोग टिक करिए। भले आपने इस पेपर को मुझसे सॉल्व किया है, अच्छी बात है, दोबारा सॉल्व करिए और तर्क के साथ सॉल्व करिए, सोच समझ की चीज़ों को सॉल्व करिए ताकि वो चीज़ें कंठस्थ हो जाती हैं। यूजीसी नेट में पेपर वही बनेंगे, थोड़े से आपके पैटर्न अलग होंगे, पैटर्न का मतलब लैंग्वेज अलग हो सकता है, ठीक है, बट प्रश्न वही रहेंगे, प्रश्न में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। कोई अलग से सवाल नहीं आएगा इसमें, कोई आपको हिस्ट्री का सवाल इसमें नहीं दे देगा, कोई अलग से मैथ का सवाल नहीं इसमें आएगा तो सोशल वर्क का सिलेबस का ही आएगा, ठीक है। इसलिए जो प्रश्न बनाए गए हैं पिछला 5 वर्ष का वो पूरा बढ़िया से आप करके जाओ अच्छे से, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, ये जी सर। हाँ बहुत मददगार साबित होगा आपके लिए।
है ना, पक्का बताओ, ये करके जाओ, देखो ना पेपर क्रैक हो तो कहना फिर, है ना, ये चीज़ें जरूर ध्यान में रखना आप लोग, अच्छे से करना। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी कल हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना। ओके सर। थैंक यू सर।